अमीर वर्सेस गरीब का वैलेंटाइंस डे। ये लो पूजा, मैं तुम्हारे लिए ये गुलाब का फूल लाया हूँ। गुलाब का फूल? लेकिन क्यों? आज वैलेंटाइंस डे है ना, आज चाहने वाले को गुलाब का फूल दिया जाता है। राजू ने पूजा की ओर गुलाब का फूल बढ़ा दिया। पूजा ने फूल हाथ में लेकर कहा, राजू तुम कितने अच्छे हो। आई लव यू राजू। आई लव यू टू पूजा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों अभी छोटे हैं, दोनों की ही उम्र बस 5 साल है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा प्यार कि मानो दो जिस्म एक जान। राजू के पिता मनोहर गांव में जूता सिलने का काम करते हैं और पूजा के पिता शहर में बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं। पूजा के मामा का घर इसी गांव में है और वो यहीं पर रहकर पढ़ाई करती है। पूजा, तुम लोग कितने अमीर हो और मैं बहुत गरीब। तो क्या हुआ राजू, प्यार में अमीर गरीब नहीं देखा जाता राजू। लेकिन आगे चलकर क्या होने वाला था ये इन दोनों को क्या पता। वो कहते हैं ना, पैसा अच्छे अच्छे को खा जाता है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, प्यार भी। राजू और पूजा दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। पूजा महंगे प्राइवेट स्कूल में और राजू सरकारी स्कूल में। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को रास्ते में देखा और पूजा को देखते ही राजू प्यार में पड़ गया और उसके बाद से ही दोनों स्कूल बंक करके गांव के पार्क में मिलने लगे। वैलेंटाइंस डे पर भी उन दोनों ने मिलने के लिए स्कूल बंक कर दिया। पूजा की क्लास टीचर ने कहा, आज भी पूजा स्कूल नहीं आई है। आजकल पूजा हमेशा स्कूल नहीं आती है, कुछ तो गड़बड़ है। उधर दोनों पार्क में बैठे हुए हैं, शाम होने को है। पूजा कहती है, राजू अब मुझे घर जाना चाहिए, स्कूल खत्म होने का समय हो गया है। नहीं पूजा, आज वैलेंटाइंस डे है ना, थोड़ी देर और रुक जाओ। राजू के कहने पर पूजा रुक जाती है और तभी वहां से पूजा की स्कूल टीचर जा रही होती है। पार्क के पास आते ही वो देखती है कि पूजा राजू के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई है। हे भगवान, पूजा ये क्या कर रही है? इस गरीब लड़के ने उसे फंसा लिया है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। पूजा की स्कूल टीचर पूजा के मामा के घर जाकर उसके मामा को सब कुछ बता देती है। पूजा घर लौटती है और अपनी स्कूल टीचर को वहां बैठे हुए देखकर चौंक जाती है। उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। वो रोने लगती है, मामा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत डांटना। चुप, बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, तुझे पता भी है वो लड़का कितने गरीब परिवार से है। उसका बाप हमारे जूते सिलता है, जूते। तो क्या हो गया, वो इंसान नहीं है क्या? बहुत हो गया, मैं तुझे कल ही शहर भेज दूंगा तेरे बाप के यहाँ। यहाँ रहेगी तो इन छिछोरों के साथ दोस्ती करके बर्बाद हो जाएगी। पूजा और रोने लगी। उसे राजू को छोड़कर शहर नहीं जाना है, लेकिन वो बेचारी करेगी भी क्या। उसके मामा के पास एक तोता था। पूजा उसे रोज खाना खिलाती थी। पूजा ने उस तोते को अपने पास रख लिया और एक कागज में कुछ लिखकर उस तोते के पैर में बांध दिया। अगले दिन जब पूजा को शहर ले जाने के लिए गाड़ी के अंदर बिठाया गया, तब रोते हुए पूजा ने उस तोते को गाड़ी से बाहर उड़ा दिया। उधर राजू पार्क में पूजा का इंतजार करता रहा। पूजा तो आज आने वाली थी, तो फिर अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? राजू पार्क में ही बैठा रहा। शाम हो गई और तभी वो तोता राजू के पास आकर बैठा। हाँ, अरे ये क्या? इस तोते के पैर में एक चिट्ठी है, जरा देखो तो। राजू ने उस तोते के पैर से उस चिट्ठी को लिया और पढ़ने लगा। उसमें पूजा ने अपने शहर के घर का पता लिख दिया था और साथ में ये भी लिखा था कि वो राजू का इंतजार करेगी। चिट्ठी पढ़कर राजू भावुक हो गया और उसने उस चिट्ठी को अपनी जेब में घुसा लिया और रोने लगा। पूजा, मैं आऊंगा पूजा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये दुनिया हमें अलग नहीं कर सकती। तभी वहां पूजा का मामा 2-3 लोगों के साथ आया और राजू के सामने आकर खड़ा हो गया। तू ही राजू है ना? हाँ, मेरा नाम ही राजू है। गरीब के बच्चे पूजा को फंसाता है। ये ले। ये बोलकर वो लोग राजू को मारने लगे। राजू मार खाता रहा और चिल्लाता रहा। उसके सर से खून निकलने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद आसपास के लोग ये देखकर राजू को अस्पताल ले गए। राजू के पिता को जब ये पता चला तब वो अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में उससे पैसे मांगे गए। मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। तो हम क्या यहाँ समाज सेवा करने बैठे हैं? पैसे नहीं है तो ले जा अपने बेटे को। मनोहर और राजू को धक्के मारकर अस्पताल से निकाल दिया गया। मनोहर राजू को लेकर घर चला गया। रात को राजू को होश आया। चिट्ठी, वो चिट्ठी कहाँ है?
राजू ने पॉकेट से वो चिट्ठी निकाली और उसे पढ़कर रोने लगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा पूजा, मैं शहर आऊंगा। मनोहर राजू को समझाने लगा। बेटा वो लोग बहुत अमीर है, बहुत क्षमता है उनके पास, उनकी बेटी को तू भूल जा। नहीं बापू, मैं पूजा को नहीं भूल सकता, मैं उसे लेने शहर जाऊंगा। हाँ। राजू शहर जाने की जिद पर अड़ा रहा। दिन बीतते गए। उधर शहर जाकर पूजा एक बहुत अच्छे स्कूल में भर्ती हो गई। उसके पिता ब्रजेश ने उसके लिए गाड़ी खरीद ली। पूजा गाड़ी में ही शहर घूमने लगी। पहले कुछ दिन वो राजू को याद करती थी, लेकिन उसके बाद स्कूल में उसके बहुत सारे अमीर दोस्त बन गए और उन लोगों के साथ ही पूजा ने समय बिताना शुरू कर दिया। कुछ साल बीत गए। पूजा कॉलेज में भर्ती हुई, शहर का सबसे महंगा कॉलेज। उधर गांव में राजू भी शहर के कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्जाम देने लगा। वो अभी भी पूजा के प्यार में ही खोया हुआ है। वो चिट्ठी अभी तक उसके पास है। वो हर रात उस चिट्ठी को देखता है और रोता है। बहुत एग्जाम देने के बाद राजू को उस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है जिस कॉलेज में पूजा भर्ती हुई है। लेकिन राजू को तो नहीं पता है, राजू को तो ये भी नहीं पता कि पूजा दिखती कैसी है। पूजा, मैं शहर आ रहा हूँ पूजा, मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा। राजू शहर पहुंच गया। शहर पहुंचते ही वो उसी जगह पर गया जिसका पता उस चिट्ठी में पूजा ने दिया था। लेकिन वहां जाकर राजू को यह पता चला कि वो लोग इस जगह को छोड़कर चले गए हैं। पूजा, अब इतने बड़े शहर में मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा। अगले दिन राजू कॉलेज गया। कॉलेज जाकर वो उदास होकर बैठा रहा। तभी पूजा क्लासरूम में घुसी। पूजा के घुसने पर ही उसके दोस्त उसे बुलाने लगे। पूजा, यहाँ आओ, यहाँ मेरे पास आके बैठो। पूजा नाम सुनते ही राजू चौंक उठा। पूजा, यही मेरी पूजा है क्या? लेकिन मेरी पूजा तो कितनी सुशील थी, ये तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। पूजा ने महंगे छोटे कपड़े पहन रखे हैं और राजू ने फटे हुए गंदे कपड़े पहने हुए हैं। पूजा पूरी तरह से राजू को भूल चुकी है, लेकिन राजू को लगता है कि पूजा अभी तक पहले जैसे उसी से प्यार करती होगी। क्लास खत्म होने के बाद राजू पूजा के पास गया और पूछा, तुम्हारा नाम पूजा है? हाँ, लेकिन तू कौन है? इस महंगे कॉलेज में तुझ जैसा गरीब कहां से आ गया? पूजा अपने दोस्तों के साथ राजू का मजाक उड़ाने लगी। राजू को बुरा तो लगा, लेकिन उसने फिर पूछा, क्या तुम्हारे मामा का घर मोहनपुर है? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? पूजा, मतलब तुम ही मेरी पूजा हो। मैं राजू हूँ पूजा, तुम्हारा राजू। मेरा राजू? अरे कौन राजू? पागल वागल हो गया है क्या? ये सब तुम क्या कह रही हो पूजा? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर पूजा के सारे दोस्त हंसने लगे। ए पूजा, तू इस गरीब गंवार से प्यार करती है क्या? नहीं नहीं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। चलो सब यहाँ से। पूजा चली गई। राजू को बहुत बुरा लगा। अगले दिन वैलेंटाइंस डे है। राजू ने सोचा, कल मैं पूजा के लिए गुलाब का फूल लेकर जाऊंगा, पूजा को सब कुछ याद आ जाएगा। उधर पूजा ने उसके पिता को जाकर ये बता दिया कि एक लड़का कॉलेज में उसको परेशान कर रहा है। उसके पिता गुस्सा हो गए और अगले दिन कॉलेज में बॉडीगार्ड भेज दिया। राजू गुलाब का फूल लेकर कॉलेज के गेट पर खड़ा था। पूजा को देखते ही वो उसे फूल देने के लिए आगे बढ़ा। पूजा, ये लो गुलाब, आज वैलेंटाइंस डे है ना, मैं हर वैलेंटाइंस डे पर तुम्हें गुलाब देता था। गंवार कहीं का, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुलाब देने की? अब तेरी खैर नहीं। पूजा ने बॉडीगार्ड को बुला लिया और बॉडीगार्ड राजू को मारने लगा। मार खाते खाते राजू का देहांत हो गया। उस बॉडीगार्ड ने राजू को एक जगह पर दफना दिया और दफनाने से पहले उसने राजू का पॉकेट चेक किया तो उसमें से वो चिट्ठी मिली। बॉडीगार्ड ने वो चिट्ठी पूजा को दे दी। चिट्ठी पढ़ने के बाद पूजा को सब कुछ याद आ गया। राजू, मेरा राजू, ये मैंने क्या किया? पूजा दौड़कर वहां गई जहां राजू को दफन किया गया था और सिसक सिसक कर रोने लगी। राजू, राजू, मुझे माफ कर दो राजू, मुझसे गलती हो गई। रोते रोते पूजा ने भी अपनी जान त्याग दी और ऐसे ही वैलेंटाइंस डे के दिन दोनों प्यार करने वाले इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए। अंकित पूरे 2 साल बाद अपने गांव जा रहा था। वो बहुत ही खुश था। उसे अपने गांव जाने से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वो 2 साल बाद रितु से मिलेगा। रितु, उसकी प्रेमिका। वे दोनों एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे।
अंकित पुराने दिनों में खोया हुआ था, तभी उसके कानों में एक आवाज आई। झाल मुड़ी ले लो, झाल मुड़ी, तीखी तीखी झाल मुड़ी। झालमुड़ी वाला अंकित के पास आकर उससे पूछता है, बाबू साहब झाल मुड़ी बना दो क्या? एकदम मसालेदार, एक बार खाएंगे तो फिर से खाने का मन करेगा। झालमुड़ी वाले की बात सुनकर अंकित उसका चेहरा देखने लगा और उसे कुछ याद आने लगा। भैया थोड़ा सा और तीखा बनाओ ना, ये तो बिल्कुल भी तीखा नहीं है। रितु, तुम्हारी आंख और नाक दोनों से पानी आ रहा है और तुम तीखे की बात कर रही हो। झालमुड़ी वाले ने थोड़ा और तीखा डाल दिया। खाने के बाद रितु को इतना तीखा लगा कि उसका मुंह जलने लगा। अंकित बहुत तीखा, बहुत तीखा, बहुत तीखा लग रहा है, मुंह जल रहा है। अंकित पुरानी बातों को सोचकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो रितु कॉलिंग लिखा आ रहा था। हेलो रितु, जानती हो मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, क्या सोच रहे थे? याद है 2 साल पहले हम मेले में जो गए थे और झालमुड़ी खाई थी तो तुम्हें कितना तीखा लग रहा था। तुमने 1 बोतल पानी तो पिया ही, उसके बाद जलेबी भी खाई। सब याद है अंकित, सब याद है। तुम बस जल्दी से आ जाओ। इस बार फिर से मेला लगा हुआ है। हम उस मेले में जाकर फिर से घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे। बस थोड़ी देर और, हाँ मेरी ट्रेन पहुंचने ही वाली है। ये कहकर रितु ने फोन रख दिया। अंकित फिर से रितु की यादों में खो गया। उसे हर वो पल याद आने लगा जो वो रितु के साथ बिताता था। वो गांव का तालाब जहाँ वो घंटों बातें किया करते थे, वो आम का पेड़ जिस पर से ना जाने कितनी बार उसने रितु को आम तोड़कर खिलाए थे, वो छिप छिप कर दोनों का साइकिल पर घूमना और नई दुनिया के सपने देखना। अरे कैसे नहीं मानेंगे बाबूजी, क्या कमी है तुम में? इतने सुंदर हो, मेरा ख्याल रखते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, वो जरूर मान जाएंगे। और अगर ना माने तो? तो मैं तुम्हारे साथ साइकिल पर बैठकर भाग जाऊंगी। अंकित उसकी बातों को सुनकर हंसने लगा, लेकिन हंसी हंसी में आज उसने एक बहुत गहरी बात कही। रितु, हम प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से, लेकिन सिर्फ प्यार के सहारे जीवन कैसे चलेगा? अरे प्यार से ही तो जीवन चलता है। वो तो ठीक है रितु, लेकिन मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा? तुम्हारी जरूरत की चीजें कैसे दिलाऊंगा? रितु ने कुछ देर उसकी ओर देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो चाहिए। मुझे तो तुम्हें बहुत सारी खुशी देनी है। तुम्हारी मांग को चांद तारों से सजाना है। इसके लिए मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा, फिर अच्छी सी नौकरी करनी होगी। शहर का नाम सुनते ही रितु का चेहरा पीला पड़ गया। वो उदास हो गई। तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें शहर नहीं जाने दूंगी। अरे हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, फिर तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम कहीं शहर जाकर मुझे भूल गए तो? भला सांस लेना भी कोई बोलता है क्या? तुम तो सांस हो मेरी रितु। ये कहकर अंकित ने रितु को गले से लगा लिया। अगर मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो हमें साइकिल पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे बाबूजी खुशी खुशी हमारी शादी को तैयार हो जाएंगे। फिर सोचो कितनी धूमधाम से मैं तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा। अंकित ने हर तरह से रितु को समझाया। वो समझ तो गई, लेकिन उसका दिल अंकित के जाने से बहुत उदास हो गया। वो हर पल उसी के बारे में सोचती रहती। हालांकि दोनों हर दिन फोन पर बातें करते, फिर भी दोनों को बहुत अधूरा सा लगता। इस बीच अंकित ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसकी नौकरी भी लग गई। अब वो रितु के बाबूजी से उसका हाथ मांग सकता है। यही सोचता सोचता अंकित जा रहा था। कुछ देर बाद उसके गांव का स्टेशन आ गया। वो ट्रेन के दरवाजे पर सामान लेकर खड़ा हो गया। तभी उसे रितु दिखाई दी। उसे देखकर अंकित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ट्रेन के रुकते ही जैसे ही अंकित ट्रेन से उतरा, रितु ने उसे गले से लगा लिया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अंकित, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे सब घूर रहे हैं हमें। घूरने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस तुम मेरे सीने से लगे रहो। अंकित रितु के साथ बातें करता हुआ स्टेशन से बाहर आ गया। स्टेशन के बाहर खड़े रिक्शे में दोनों बैठे और बातें करते हुए जाने लगे। इस बीच अंकित ने नोटिस किया कि वो रिक्शे वाला बार बार पीछे घूमकर उसे अजीब सी नजरों से देख रहा है। उसने ये महसूस किया कि आने जाने वाले लोग भी उसे घूरते हुए देख रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रितु, तूने ये नोटिस की? लोग मुझे अजीब सी नजरों से घूर घूर कर देख रहे हैं। अरे घूरने दो उन्हें, ये जमाना हमेशा से ही प्रेमियों को घूरता है। वो ये बोल ही रहा था कि एक बार फिर से रिक्शे वाला पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। इस बार अंकित ने उसे जोर से डांट दिया। आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप बार बार पीछे मुड़कर हमें क्यों देख रहे हैं? पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? लड़की? हाँ लड़की। अब आराम से आगे देखकर चलाइए।
नहीं तो हम दोनों रिक्शे से उतर जाएंगे। रिक्शे वाले ने फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच रितु का घर आ गया। अंकित ने उसे वहीं छोड़ा और कल मिलने का वादा किया। फिर वो अपने घर आ गया। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हो गई। कितना पतला हो गया है रितु, शहर में खाता पीता नहीं था क्या? खाता तो था माँ, लेकिन तेरे हाथ का खाना वहाँ कहाँ मिलता। अब आ गया हूँ, तू जी भर के मुझे खिलाना। हाँ, और हाँ, कल हम रितु के यहाँ जाएंगे। रितु के यहाँ? हाँ माँ, देखो अब मेरी अच्छी नौकरी लग गई है। अब मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा। जल्दी से जल्दी रितु से शादी करके उसे और तुम्हें शहर लेकर चला जाऊंगा। अंकित की बातों को सुनकर उसकी माँ को एक झटका सा लगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पता था कि अंकित और रितु एक दूसरे को बचपन से ही बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंकित को वो सच्चाई बताने की जिसे सुनकर अंकित अपना धैर्य खो सकता था। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अंकित को वो बात बता ही दी। बेटा, रितु अब जीवित नहीं है। तुम्हारे जाने के 3 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। मौत? ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, तुम शहर चले तो गए, लेकिन तुम्हारी याद उसे हमेशा आती रही। उसे न खाने की सुध होती और न पहनने की। वो तो बस तुम्हारे बारे में ही सोचा करती। एक दिन जब वो उसी तालाब के पास बैठी थी जहाँ तुम दोनों अक्सर मिला करते थे, वहाँ पता नहीं कहाँ से एक सांप आ गया। वो बेचारी तुम्हारे ख्यालों में डूबी हुई थी। सांप को देखकर वो जब तक भागती, सांप उसे काट चुका था। उसकी तत्काल मौत हो गई। माँ, मेरी रितु जिंदा है। वो अभी अभी तो मुझे स्टेशन पर लेने आई थी। मैं कल उससे मिलने भी वाला हूँ। अंकित की माँ बार बार कहती रही कि रितु मर चुकी है, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अगले दिन उससे मिलने निकल पड़ा। अंकित की माँ भी उसके पीछे पीछे गई। उसने देखा कि अंकित उसी तालाब के पास गया है जहाँ वे दोनों अक्सर मिला करते थे। उसकी माँ ने देखा कि वो हंस हंस कर किसी से बातें कर रहा है, लेकिन वो जिससे बातें कर रहा है वो उसे नहीं दिख रही थी। वो समझ गई कि जरूर ये रितु का भूत है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। वो कह रही थी कि तुम मर गई हो। अंकित, माँ सही कह रही थी। मैं अब जिंदा नहीं हूँ। सांप के काटने से मेरी मौत हो गई है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब तो मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अंकित को भी अब पता लग गया था कि रितु नहीं है, लेकिन वो ये सच स्वीकार नहीं करना चाहता था। वे दोनों पहले की तरह ही घूमते बातें करते, लेकिन अब गांव में सभी अंकित को पागल समझने लगे थे। एक दिन अंकित की माँ के गुरुजी उनके घर आए। गुरुजी बहुत पहुंचे हुए थे। अंकित की माँ ने उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुनकर गुरुजी चिंतित हो गए। उन्होंने उसी समय अपने मंत्रों और अपनी शक्ति के द्वारा रितु की आत्मा को वहां बुलाया। देखो रितु, हम प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम्हारी और अंकित की दुनिया अलग है। तुम मृत हो और वो जीवित है। यह मिलन संभव नहीं है। अगर तुम इसी तरह अंकित से मिलती रही तो लोग उसे बहुत जल्द पागल साबित करके पागल खाने भेज देंगे या उसे गांव से निकाल देंगे। क्या तुम्हारा प्यार तुम्हें ये करने की इजाजत देगा? क्या तुम अंकित को तकलीफ में देखना चाहोगी? गुरुजी की बात सुनकर अपने प्यार की खातिर रितु हमेशा के लिए चली गई। हालांकि उसका प्यार इस जन्म में अधूरा ही रह गया। दूसरी ओर अंकित ने भी पूरी जिंदगी शादी नहीं की। वो रितु को ही अपनी पत्नी मानकर जीता रहा।